नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लाट साहब की नौकरी के बारे में तो आपने सुना होगा। अंग्रेजों के जमाने में एक दौर था जब आईसीएस सर्विस हुआ करती थी, आईएएस नहीं, इंडियन सिविल सर्विसेज। और जिले में डीएम को लाट साहब बोला जाता था कि वो छोटा मोटा राजा होता था और उसी हिसाब से व्यवहार करता था। पुलिस कप्तान और जितने भी अधिकारी होते थे सब उसके मातहत हुआ करते थे। तभी से उन्हें लाट साहब कहा जाने लगा। उसके बाद देश आजाद हुआ, आईसीएस से आईएएस की सर्विस हुई। वो आज भी सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है और जो यूपीएससी क्लियर करता है उसके बारे में माना जाता है कि उसने काफी मेहनत की होगी, इसलिए सम्मान भी बहुत है। हालांकि दौर बदल रहा है, अब वो वाला सम्मान रहा नहीं, क्योंकि ये जो 100 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए बेताब होते रहते हैं युवा, जैसे ही क्लियर करते हैं वैसे ही लगता है कि अगले 5 साल में जो है 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो जाए। लेकिन एक बात भूल रहे हैं, हर समय एक जैसा नहीं होता है। आप होंगे लाट साहब, वक्त बदल रहा है, अब एक्शन भी हो रहा है। पद्मा जायसवाल 2003 की बैच की आईएएस अधिकारी काफी सुर्खियों में है। प्रशासनिक गलियारों में तो इनकी खासी चर्चा हो रही है। यकीन नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि रेयर केस है कि इस आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। यानी कि जिस आईएएस के बारे में माना जाता है कि वो उसका निलंबन भी, सस्पेंशन भी होगा तो 3 महीने में बहाल हो जाएगा, नौकरी कोई नहीं ले सकता। अब ये भ्रम टूट रहा है, एक्शन हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पद्मा जायसवाल की खता क्या थी कि सीधे डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि सीधे पीएमओ के मातहत होता है, उसके अंडर में आता है, वहां से बर्खास्तगी का आदेश जारी हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर के बाकायदे किया गया। तो सबसे पहले जानिए इनकी करतूत। 2003 बैच की आईएएस अधिकारी, एजीएमयूटी काडर है इनका। अरुणाचल प्रदेश में 2007-8 में इनकी तैनाती थी। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जनजाति है, तो वहां पर जो सेंट्रल से काफी पैसा जाता है, किसके लिए, विकास के लिए, कि उनको उनका अपलिफ्टमेंट करना है। इन मोहतरमा ने क्या किया कि उसमें से लगभग 28 लाख रुपए का गमन कर दिया। उस समय ये डीसी हुआ करती थी, जो कि उत्तर भारत में जिन्हें डीएम या कलेक्टर बोला जाता है, तो इन्हीं को लागू करना था। और जब गबन किया तो लोग जागरूक थे, उन्होंने उठा करके इनकी कर दी शिकायत और उसी समय ये हो गई सस्पेंड। 2008 की बात है। 2010 तक सस्पेंड रही थी, लेकिन इन्होंने मामले को हल्के में ही लिया। वहां से जांच शुरू हो गई, बात आगे बढ़ी और अब 2026 में आकर के इनको डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस कैसे किया गया कि जांच के दौरान ये बात पाई गई कि जो शिकायत हुई है वो शिकायत एकदम सही है। अब एक्शन लेना है डीओपीटी का को, लेकिन एजीएमयूटी जो काडर होता है, इसमें होम मिनिस्ट्री का भी इंटरफेरेंस होता है, उसके माध्यम से ही ये इनरूट होता है एक्शन। क्यों? क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री वो हो जाती है। अदरवाइज यदि दूसरा काडर होता तो सीधे जो है डीओपीटी एक्शन लेता, लेकिन इसमें जो है एजीएमयूटी काडर में वो जाता है होम मिनिस्ट्री के थ्रू। वैसे आपको मैं बता दूं कि आईएसओ या अखिल भारतीय जो भी सेवाएं हैं वो आती है डीओपीटी के तहत, और जो आईपीएस होता है उसका नोडल मिनिस्ट्री होता है, पूरे देश के बता रहा हूं, वो होम मिनिस्ट्री होता है। इसमें 2 मंत्रालय शामिल हो गए, डीओपीटी और होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पे ये एक्शन हुआ। इसके बाद ये गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल ने कहा कि होम मिनिस्ट्री कहां से आ गया, होम मिनिस्ट्री को तो कोई अधिकार ही नहीं, उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता है, और उसने बात इनकी होम मिनिस्ट्री की सिफारिश को और फैसलों को नहीं माना। फिर ये मामला चला गया दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल इनका अधिकार क्षेत्र बनता है। उसने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया। इसके बाद जो प्रोसेस पूरा किया गया, जो भी कागजी कार्रवाई होता है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली गई, क्योंकि ये जो आईएएस होते हैं ना, ये लाट साहब यूं ही नहीं होते हैं, इनका जो असली बॉस होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, सीधे बिना उसकी मंजूरी के एक्शन नहीं हो सकता। ऐसा एक्शन वहां से मंजूरी ली गई और इनको बर्खास्त कर दिया गया। अब ये कह रही है कि उन्हें तो पता ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि जब इनसे संपर्क किया गया तो करेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। अब ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इनका क्वालिफिकेशन सुन करके आप दंग रह जाएंगे। ये जो है सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, पंजाब जो यूनिवर्सिटी है वहां के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से इन्होंने एमबीए किया, कंपनी सेक्रेटरी
और दिल्ली सरकार में फिलहाल वो प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव हैं, बड़ा पोस्ट होता है। इसके अलावा ये यूजीसी की फेलो भी रही हैं और जहाँ पर इनका जो सब्जेक्ट रहा है, जहाँ इनकी एक्सपर्टाइज़ है, वो सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि एक तो कंपनी सेक्रेटरी, उसके अलावा जो है इनका जो फ़ोकस फ़ील्ड है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में, लीगल पर्सनल मैनेजमेंट वगैरह-वगैरह इतनी सारी इनके पास योग्यताएँ हैं। अंदाज़ा लगाइए। कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए और प्लस फेलो के रूप में ये इतने फ़ील्ड में ये एक्सपर्टाइज़ रखती हैं। इन्होंने ये काम किया और उसके बाद जो है ये जो अखिल भारतीय सेवाएँ होती है, इसके जहाँ से ये लोग गवर्न होते हैं, वो है अनुशासन और अपील नियम 1969 के नियम 8 के तहत इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि आईएएस को भला कौन सीधे डिसमिस कर सकता है? इसमें जो है यूपीएससी भी शामिल हुआ और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, वो भी शामिल हुआ इसमें। उनसे बाकायदे राय ली गई कि इसमें ऐसे-ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं, आप अपनी राय बताइए। तो वहाँ से भी मुहर लग के आई, तब जाकर के ये एक्शन हुआ है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो इन लोगों को अधिकार प्राप्त है, जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं या और जो इस तरह की सेवाएँ हैं, उसका जम के दुरुपयोग होता है। सैलरी तो आपको क्लास 1 वाली ही मिलनी है। जब तक ऊपर की कमाई ना हो तब तक संतोष ही नहीं होता है। सैलरी बेशक इन लोगों के शुरुआती दौर में कम होती है, लेकिन सुविधाएँ इतनी ज़्यादा होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। छोटे-मोटे राजा की तरह होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उससे संतोष नहीं है। नहीं है तो ये एक्शन हुआ। अभी मध्य प्रदेश वाला भी किस्सा आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश में 50 आईएएस, आईपीएस और वहाँ के जो राज्य सर्विस के हैं, जो आईएएस हो गए हैं, वो उन अफसरों ने भोपाल बाईपास के गाँव में जाकर के इकट्ठे जो है ज़मीन खरीद ली और वो रातों-रात जो है करोड़पति हो गए। जब इन्होंने अपना एनुअल एक सरकारी कर्मचारियों के बारे में नियम है कि आपको अपने एसेट्स के बारे में हर साल डिक्लेयर करना होता है। वहाँ पर जब इन लोगों ने डिक्लेयर किया था, तब जाकर के ये पता चला था कि अरे! इतनी मतलब कि आप पद का दुरुपयोग करते हुए आपको पता है कि यहाँ से बाईपास निकलना है, लिहाजा साल 2 साल पहले ही जाकर के आप ज़मीन खरीद ले रहे हैं। और वो बेचारा गरीब किसान जो आपको बेच रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, नहीं तो वो क्यों बेचेगा? वो कहेगा कि जब बाईपास यहाँ से गुज़रेगा तो हमारी ज़मीन तो सोना उगलेगी। लेकिन उसको पता नहीं, उसने बेच दिया, बाद में पता चला कि वहाँ से बाईपास निकल गया और ये लोग करोड़पति हो गए। अब सुनिए इस पर भी एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से एक ऐसा किस्सा सामने आ रहा है जिसे सुन करके लगेगा कि सरकार कर क्या रही है, सारा नियम कानून सिर्फ आम आदमियों के लिए है। कहानी शुरू होती है कोरोना काल के बाद। 20 और 21 तो कोरोना काल रहा और 22 में कोरोना काल का असर रहा। तो ये अप्रैल 2022 से कहानी शुरू होती है कि भोपाल के कोलार क्षेत्र का एक गाँव है गुराड़ी घाट। वहाँ पर कुछ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसे होते हैं जो अलग-अलग काडर के होते हैं। जैसे कोई हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, ऐसे अलग-अलग काडर के जो है आईएएस, आईपीएस कुछ जो राज्य सर्विसेज के होते हैं क्लास 1 वो अचानक मिल जाते हैं और एक ही गाँव में जाकर के वो 5.5 एकड़ ज़मीन जो है, 5 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं, कौड़ियों के भाव में। और पैसा इसके लिए कितना देते हैं? 5.5 करोड़ और इसका यदि वर्ग फीट में निकालेंगे तो 81.75 स्क्वायर फीट पड़ेगा ये। और फिर क्या होता है कि अप्रैल 2022 में ये ज़मीन ले ली जाती है और 31 अगस्त 2023 को एमपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। बड़ा फैसला ये किया कि भोपाल के लिए 3,200 करोड़ रुपए टर्न बाईपास मंजूर कर लिया और जैसे ही ये मंजूर किया, उस ज़मीन की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। और ये क्या हुआ कि बात यहीं पे नहीं खत्म हुई, वो तो जो बढ़ गई सो बढ़ गई, कोई बात नहीं, लगभग 7 गुना बढ़ गई, जैसे ही ये वेस्टर्न बाईपास मंजूर हुआ। ठीक उसके 10 महीने बाद यानी कि 31 अगस्त 2023 को वो फैसला हुआ और 10 महीने बाद जो है, उस जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसको रेजिडेंशियल घोषित कर दिया जाता है। अब जब ये रेजिडेंशियल हालाँकि इसका प्रोसेस बड़ा टफ होता है, लेकिन चूँकि लगभग 50 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह उसमें शामिल है, तो उनके लिए क्या, वो तो लाट साहब उन्हीं को डिसीजन करना होता है। तो जैसे ही वो रेजिडेंशियल घोषित हुआ, वो ज़मीन जो कि 81.75 पर स्क्वायर फीट जो है ली गई थी, वो हो जाती है ₹557 स्क्वायर फीट और वो मालामाल हो गए। फिर क्या होता है कि अब ऐसे आगे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे आज की डेट में बताया जा रहा है कि ये 2,500 से 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग फीट हो चुका है। 11 गुना बढ़ चुका है।
अब इसका खुलासा कैसे होता है? खुलासा 2 जगहों से होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में एक ही डॉक्यूमेंट पे 50 लोगों के नाम होते हैं। बताया ये गया है कि इसमें 41 खरीदार हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट में जब इतने नाम होंगे तो डाउट तो होगा ही होगा। लेकिन असली ये मामला पकड़ में आया है, वो आया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अफ़सर होते हैं, उनको साल में अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आई, वो कहाँ से आई, कैसे आई। जब इन्होंने वो दाखिल किया, बताया, तो पता चला कि लाइक माइंडेड दिखा रहे हैं। लाइक माइंडेड ये अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसमें ये दिखा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे वहाँ से रिटर्न आया है। ठीक है। आईएएस हो या आईपीएस हो या आईआरएस हो, उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त है जो एक सामान्य नागरिक को होता है। यानी कि वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उनका भी अपना परिवार होगा, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, वो तो सबको पता है कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेश भेज करके पढ़ाते हैं, वो सारा राइट उनके पास भी है। लेकिन असल में जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अब अपना माथा नोच रही है कि 31 अगस्त 2023 को फैसला होता है कि यहाँ से बाईपास गुजरेगा और आपको अप्रैल 2022 में ही ये पता चल जाता है। इसका मतलब साफ है कि 2020 से ही इसका प्रोसेस चल रहा होगा। जब इन्हें भनक लगी कि यहाँ से गुजरेगा तो जो लैंड ले रहे हैं जिस गाँव का, वो जो बाईपास है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो ये तो ज़मीन सोना उगलेगी। लिहाज़ा इन्होंने तत्काल अपना ग्रुप बनाया, बैच से बैच को जोड़ा, एक-दूसरे से दोस्ती निभाई और इतना लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उस ज़मीन को खरीद ली थी। तो जब आप ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद लाभ कमा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गई है बेईमानी, घपलेबाज़ी। यानी कि आपको सरकार के फैसले के बारे में, चूँकि आप सरकार के अभिन्न हिस्सा हैं, आप ही उसका पेपर तैयार कर रहे हैं, आप ही प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं, तो सब कुछ तो आपको पता है। और आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस चीज़ को भाँप गए और जाकर के ज़मीन खरीद लिए। ज़मीन खरीदने के बाद जो है, आज की डेट में वो ज़मीन जो है 11 गुना आपको रिटर्न दे रही है। तो 2 या 3 साल में कौन-सा ऐसा धंधा है जिसमें कि ₹1 लगा करके और आप उसे ₹11 बना सकते हैं? तो आम आदमी जो सोचता है कि लाट साहब इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, उस लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, चाहे लाट साहब हो, आईएएस हो, चाहे किसी भी सर्विस के हों। उनके मन में कानून का, नियम का ये डर तो होना ही चाहिए कि यदि गलत करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत लेंगे, गरीबों को सताएँगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखते हैं कि ये सिर्फ नज़ीर बन के रह जाता है या और मामलों में भी ऐसे ही एक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे आईएएस के खिलाफ अभी जाँच चल रही है। जब तक एक्शन नहीं होगा, तब तक डर नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।